नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में अब कुछ पेच नज़र आने लगा है। दरअसल ये पेच जो है ये हो सकता है कि इस पेच को लेकर ये बहाली फिल वक्त कैंसिल हो जाए। स्थिति यही बन रही है। जैसा कि आंदोलन देखा जा रहा है, अन्य विपक्षी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर से कवायद कर रहे हैं, उन शिक्षक अभ्यर्थियों का सहयोग कर रहे हैं। आज हम पहुँचे हैं राजद कार्यालय में। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं एजाज़ अहमद साहब। इन्हीं से मुखातिब हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि कुछ दिन पहले तक तो आप युवाओं के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते थे, देख रहे थे, हमेशा आप ये कहते नज़र आते थे। अचानक से लाठी कैसे बरसाने लगे आप? देखिए, लाठी का मामला ये है कि वो स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग बताएंगे कि क्या मामला था। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बहाली की प्रक्रिया है उसके संबंध में हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण टीचर के लिए जो हमारा संकल्प है, महागठबंधन सरकार का जो संकल्प है, उस संकल्पों के अनुसार हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट रूप से सारा दिशा निर्देश के साथ जारी कर दिया है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा। इसमें जो बेहतर करेंगे, जो बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, वही चुन करके आएंगे। एजाज़ साहब, बेहतरी के लिए आप बेहतर सोच रहे हैं ताकि जो हमारे आने वाले भविष्य हैं उनका जीवन जो है वो काफ़ी बेहतर हो, उनका भविष्य उज्ज्वल हो। लेकिन आपने कहा कि बड़े ईमानदारी से हम इस पर कार्य कर रहे हैं। ये कैसी ईमानदारी है आपके सरकार की कि किसी भी परीक्षा के लिए नियमावली निकाली जाती है, उसमें अगर अभ्यर्थी कहते हैं तो उसके अनुसार संशोधन होता है, और ये संशोधन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10-10 बार किया जाता है। कैसे अधिकारी बिठाए हैं आप लोग? देखिए, जो भी संशोधन हुए हैं वो शिक्षा और शिक्षकों के हित में हुए हैं, और जिस तरह से बीपीएससी के माध्यम से हम परीक्षा लेने जा रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से सबको पता है कि बेहतर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से परीक्षा होगी और परीक्षा परिणाम के उपरांत हम शिक्षकों की बहाली करेंगे। ये जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को बहाली के लिए हम जो अपना लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो सरकार का संकल्प है, उस संकल्पों के अनुसार हम बेहतर ढंग से जो प्रक्रिया है उसको लागू करना चाहते हैं, और उसमें हम स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ सारे मामले को सामने लाने का काम किया। सरकार का संकल्प तो ये भी था कि हम अपने जो हमारे यहाँ अभ्यर्थी हैं, अपने राज्य के जो हम निवासी हैं, उनके लिए हम सोचेंगे। लेकिन यहाँ तो मसला कुछ और हो गया। अब तो आप बाहर वालों के लिए भी सोच रहे हैं। यहाँ का क्या होगा? बाहर का मामला नहीं है, ये फेडरल सिस्टम है। देश में जो व्यवस्था है उसमें सभी राज्य और सभी देश के अंदर जो लोग हैं उनको अधिकार मिला हुआ है कि एक दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। उसी आधार पर बिहार में भी जो बहाली की प्रक्रिया वो की जा रही है। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित है उसमें है कि जो बेहतर से बेहतर करेंगे, जो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, उन्हीं को हम बहाल करने जा रहे हैं। इसमें किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे साथ भेदभाव बरता जा रहा है। भेदभाव किसी के साथ नहीं है। स्पष्ट दृष्टिकोण है कि बेहतर कीजिए, बेहतर परफॉर्मेंस दीजिए, बेहतर ढंग से आप परीक्षा को पास आउट करके आइए। आपको बेहतर व्यवस्था के साथ जो हम शिक्षा और शिक्षकों के प्रति संकल्पित हैं उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, बेहतरी की बात आप कर रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हो ताकि शिक्षा व्यवस्था हमारे राज्य का काफ़ी बेहतर हो। हमारे राज्य से हर वर्ष कई आईएएस, कई आईपीएस निकल रहे हैं, लेकिन आपके शिक्षा मंत्री तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो प्रतिभा की ही कमी है, प्रतिभावान छात्र ही नहीं है हमारे यहाँ। नहीं, शिक्षा मंत्री जी जो बातें कहे हैं उन्होंने पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए कहा कि जो बहाली के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए थी वो नियुक्ति प्रक्रिया देर से हुई, चूँकि टीचर सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाए। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो सब शिक्षक और सब गुणवत्ता
सबका छन करके सामने आ जाएगा। इसमें कहाँ बिहार के प्रति आप भेदभाव की बात निकाल रहे हैं या बिहारी प्रतिभा के प्रति कहीं उनका नेगेटिव सोच है? नहीं, उन्होंने जो भी कहा है वो बिहार के बेहतरी के लिए कहा। बिहार के कहते हैं कि फिजिक्स और इंग्लिश का तो कोई टीचर है यहाँ नहीं है बढ़िया। भाई, जो पहले की प्रक्रिया है, पहले की प्रक्रिया में जो लेट लतीफ़ी हुई है उसके कारण ये स्थिति हुई है और उसको उन्होंने इंगित किया है। आप उसको दूसरे दृष्टिकोण से या भाजपा की नज़रों से देखने का काम नहीं कीजिए, यह स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, हम किसी के नज़रों से हम नहीं देख रहे हैं, हम स्वतंत्र नज़रों से देख रहे हैं। जो सामने वाक्य आ रहे हैं उसी का चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के ये नहीं हैं और ना ही हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई माहौल ये करें। लेकिन स्थिति यही है एजाज साहब, आपके जो जिसके चेहरे पर आप खुशी देखने का प्रयास कर रहे हैं वो चेहरा मायूस हो चुका है। देखिए, कोई मायूस नहीं हूँ, अब किसी को मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग फॉर्म अप्लाई करें, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो बेहतर करेंगे, जो बेहतर परफॉर्मेंस देंगे वही चुन करके आएंगे। किसी के साथ कोई भेदभाव का नीति हमारी सरकार का नहीं है। स्पष्ट दृष्टिकोण है कि भारत के जो भी नागरिक हैं जो कंपटीशन से आएंगे उनको हम नौकरी देने का काम करेंगे। अच्छा, आखिर में एक सवाल और आपसे, ये संपूर्ण भारत की सोच रोजगार देने के मामले में अपने राज्य सरकार को तब सूझी जब यहाँ विपक्षी एकता की बैठक हुई। उसके बाद कई महीनों से ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में स्थापित हो सकते हैं। इसके बाद ये विचार नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। देखिए, हमारे भी बच्चे दूसरे राज्यों में जा कर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भाग लेते हैं, वो बहाल होते हैं। इसलिए फेडरल सिस्टम है, जो संवैधानिक व्यवस्था है भारत की, इसमें हर राज्य एक दूसरे के प्रति जो सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं और जो राज्यों का सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो अप करा करके दूसरे राज्यों के लोगों को भी नौकरियों में स्थान देते हैं। ये कहीं से भी अनुचित नहीं है, ये देश के संवैधानिक व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ एजाज साहब हैं। एजाज अहमद साहब राजद के प्रवक्ता हैं। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं, भेदभाव का दृष्टिकोण जो है ये अनुचित है और हम जो कर रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था कायम हो अपने राज्य में, हमारे आने वाले भविष्य जो हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। ऐसे शिक्षकों को हम क्रीम के रूप में छान कर बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। यही वजह थी कि आयोग को दिया गया ये दी गई जिम्मेदारी, जो लोक सेवा आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग, उसको ये जिम्मेदारी मिली कि आप उन शिक्षकों का चयनित करें अपने ढंग से जो हमारे आने वाले भविष्य का जो भविष्य है वो सुदृढ़ करे, सुनिश्चित करे। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।